फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जानते हो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बहुत सारे आ जाते हैं। यदि क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही लॉ मेकर्स बन जाए तो देश का क्या होगा। क्या अब समय आ चुका है जहां पे कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड से कोई भी आता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उसको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए। तो ये इस एडिटोरियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है और ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, समझे ना। तो उसी संबंधित हम लोग समझने वाले हैं। पेपर देख सकते हो, जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी से संबंधित। फर्स्ट देखते हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द लाइफ टाइम बैन ऑन कन्विक्टेड पर्सन, यानी कि जो कन्विक्टेड है, जो दोषी पाया गया है। समझे, कन्विक्टेड मतलब क्या होता है, वो अंडर ट्रायल नहीं है, कन्विक्टेड है, वो चार्ज हुआ है उसके ऊपर कि चलो भाई आपने अपराध किया है। क्या कोई भी आदमी के ऊपर है ना अपराध पूरी तरीके से तय हो गया है तो क्या उसके बाद उसको पूरी तरीके से कंप्लीट बैन कर देना चाहिए, इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए। तो देखो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये पिटीशन सब सुन रहा है, ठीक है, पिटीशन सुन रहा है। क्या लाइफ टाइम बैन होना चाहिए ऐसे कन्विक्टेड पर्सन्स के ऊपर, और इन लोग को इलेक्शन से डिबार करना चाहिए, इलेक्शन लड़ने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो पिटिशनर का मानना है, देखो पिटिशनर कितना सुंदर बात को रखा है। पिटिशनर ये कहता है कि यदि कोई भी कन्विक्टेड पर्सन है तो उसको आप ग्रुप डी का भी गवर्नमेंट जॉब लेने नहीं देते हो। जैसे देखते हो ना यूपीएससी में भी यदि क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई भी तुम्हारे ऊपर क्राइम हो गया और सिद्ध हो गया तो तुम सिविल सर्विस का भी एग्जाम नहीं दे सकते हो। इनफैक्ट इसमें जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब यानी कि ग्रुप डी का भी जॉब आप नहीं ले सकते हो। जब एक सिंपल एक आदमी है उसके ऊपर कन्विक्टेड प्रूव हो गया है तो आप उसको ग्रुप डी का एग्जाम नहीं लेने दे रहे हो। और यहाँ पे कैसे लॉ मेकर्स को आप कैसे एक आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए दोगे। बस उसमें आपने केवल 6 ईयर्स का ही बात किया गया है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखोगे सेक्शन 8 क्लॉज 1 है ना, क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4, उसमें देखोगे कि यदि कोई भी आदमी को कारावास हुआ अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 1 2 3 जो भी है तो उसके अंदर क्या है, इम्प्रिजमेंट डेट प्लस 6 ईयर्स। मतलब 6 साल जब कंप्लीट हो जाएगा, इम्प्रिजमेंट डेट मतलब क्या, 1 साल हो सकता है, 1.5 साल हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, प्लस 6 ईयर। मतलब जब इम्प्रिजमेंट टर्म्स प्लस 6 ईयर्स के बाद तो फिर आके इलेक्शन लड़ ही सकता है लॉ मेकर्स भी, मतलब जिसको लॉ मेकर्स बनना है यानी कि इलेक्शन लड़ ही सकता है वो। तो ऐसा क्यों। जब एक नागरिक का पता चला कि वो अपराधी कुछ अपराध किया उसने, अपराधी तय हुआ वो, तो उसके बाद आप उसको ग्रुप डी का भी एग्जाम लेने नहीं दे रहे हो। मतलब जब एक आदमी जिसके ऊपर ये चार्ज हो चुका है, कन्विक्टेड है, फिर कैसे आप इम्प्रिजन डेट प्लस 6 ईयर्स के बाद कैसे उसको अलाउ कर रहे हो। बहुत तगड़ा पिटीशन है ये तो होना ही चाहिए अब, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी सबके लिए होना चाहिए, है ना। ये तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है एक तरह से। तो इसलिए देखो पिटिशनर ने कहा है कि इफ ए कन्विक्टेड पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इवन अ जूनियर ग्रेड गवर्नमेंट जॉब, हाउ कुड दे बिकम लॉ मेकर 6 ईयर्स आफ्टर सर्विंग देयर सेंटेंस। 6 साल कंप्लीट करने के बाद कैसे वो इलेक्शन लड़ सकता है जी, कैसे वो लॉ मेकर्स बन सकता है। वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखो ये चीज़ 2020 में ही हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया था, क्योंकि उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपका क्या राय विचार है इस पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा था, देखिए ऐसा है, एमपी और एमएलए कोई सर्विस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं जैसे तुम्हारा गवर्नमेंट सर्वेंट करता है, इसलिए ये लोग को लाइफ टाइम बैन करना ठीक नहीं है। ठीक है, अपना मत है, ठीक है, गवर्नमेंट का भी अपना मत है, सही है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या करना पड़ता है, टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, जो नियम कायदे होते हैं कंडीशंस सर्विस कंडीशन को फॉलो करना होता है। बट एमएलए और एमपी को इस तरह का सर्विस कंडीशन को फॉलो नहीं करना पड़ता है। यदि उस दृष्टिकोण से देखो सरकार बोल रही है तो डिस्क्वालिफिकेशन करना 6 ईयर्स के बाद ठीक नहीं होगा, एडवोकेट नहीं होगा एज पर द गवर्नमेंट। हाँ, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि और क्या आपका रिस्पॉन्स है, करंट पिटीशन को लेकर क्या रिस्पॉन्स है, मांगा है, कुछ दिन में आएगा उधर से सरकार की तरफ से एफिडेविट आएगा कि सरकार क्या सोचती है इस बारे में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या सोचती है इस बारे में, तो कुछ दिन में हमें ये जानने को मिलेगा। तो बच्चे लोग समझ में आ गया यहाँ तक क्या बोले हैं कि जब एक सिंपल आदमी को आप इलेक्शन लड़ने नहीं देते हो, जब वो क्रिमिनल ऑफेंस में यदि साबित हो जाता है कि उसने कुछ क्राइम किया उस तरह, तो आप उसको जॉब ग्रुप डी का जॉब नहीं लेने दे रहे हो, तो कैसे इम्प्रिजमेंट डेट प्लस 6 ईयर्स के बाद कैसे फिर से एक आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। बात समझे ना। मगर सरकार ने 2020 में ही ये बात कह दिया था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उसको सर्विस कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, बट जो एमपीज़ और एमएलएज है उसको सर्विस कंडीशन फॉलो नहीं करना पड़ता है। इसलिए 6 साल तक यदि डिवाइड कर रहे हैं तो वो इनफ है, उसके बाद नहीं करना चाहिए, लाइफ टाइम बैन नहीं करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से करंट पिटीशन के ऊपर एफिडेविट मांगा है सरकार से, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स मांगा है।
तो यहाँ समझते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आखिर ये चर्चा का विषय क्यों है, क्या कारण है। तो एडीआर का रिपोर्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जानते हो बहुत पहले से चल रहा है ये संस्था, हमारे डेमोक्रेसी को प्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट लाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म लाने के लिए एडीआर दिन रात काम करता है। देखो एडीआर, बिल्कुल एडीआर ने इलेक्शन पिटीशन के ऊपर भी बहुत सारा फाइल किया है। देखो एडीआर का रिपोर्ट क्या कहता है कि 543 इस बार जो इलेक्टेड एमपीज थे 2024 में, उसमें से 46% यानी कि 251 जो मेंबर्स है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस है। चलो ठीक है, क्रिमिनल केसेस जानते हो कि कई बार आरोप प्रत्यारोप भी होता है सरकार पे, है ना, समझते, चलो ठीक है, मगर 31% ओवरऑल यानी कि 171 जो मेंबर्स वो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, ये तो मामला सीरियस है, ये मामला सीरियस है। यानी कि 31% यदि एमपीज जो 543 में एमपीज है, यानी कि नंबर वाइज का होगा 171 एमपीज के अगेंस्ट इस तरह का चार्जेस है, रेप चार्ज है, ये तो हीनियस क्राइम हो गया ना, मर्डर चार्ज है, अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज, किडनैपिंग है, तो क्यों अभी भी ये लॉ मेकर्स बना पड़ा हुआ है पार्लियामेंट में, ये ग्रेव मैटर्स। क्योंकि जब कानून तोड़ने वाला ही आदमी कानून को बनाना शुरू कर दे तो क्या होगा देश में, कैसे डेमोक्रेसी आएगा। और इसमें देखो, और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उसका जीतने का जो चांस है वो 15% हो जाता है, और जो क्लीन बैकग्राउंड का कैंडिडेट हो उसका जीतने का जो चांस है केवल 4.4% है। देखो, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का मतलब क्या है, मसल्स पावर, मनी पावर, और जो क्लीन बैकग्राउंड का है, जो बहुत अच्छा छवि का आदमी है, उसका जीतने का जो चांस है, विनेबिलिटी जो रेट है केवल 4.4% है। तो ये भी चौंकाने वाली बात है। लॉ कमीशन देखो 1999 में भी और 2014 में भी बच्चे को, हाँ, या फिर इलेक्शन कमीशन कई बार ये बोल चुकी है कि पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉलिटिक्स में क्राइम बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। क्रिमिनल लोग का बैकग्राउंड, क्रिमिनल लोग वाले लोग सब बहुत सारे आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, कवर करना बहुत जरूरी है। लॉ कमीशन ने भी कहा था 1999 में और 2014 में, और इलेक्शन कमीशन भी कई बार बोल चुकी है ये। हाँ, जैसे इसमें ये बोला गया था, ये रिकमेंडेशन दिया गया था कि यदि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट मतलब क्या, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसी के ऊपर, है ना, कि ये दोषी है, तो उसको कम से कम, है ना, यदि 5 साल के लिए कारावास दे दिया, 5 साल के लिए यदि सजा सुना दिया गया, तो उसको इलेक्शन ही नहीं लड़ने देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो ये तुम्हारा लॉ कमीशन बोल रहा है, ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल रहा है, बट ये रिकमेंडेटरी चीज़ है, ये जो नहीं कि लागू हो। तो यदि कोई भी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी आदमी के ऊपर कह दिया कि ये 5 साल का सजा होगा, 5 साल या 5 साल से ज़्यादा इसके ऊपर सजा होगा, तो उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाए, एज पर, हाँ, नहीं लड़ने दिया जाए, कभी लड़ने, लाइफ टाइम उसको ऊपर बैन कर देना चाहिए। लॉ कमीशन ने भी रखा है और तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे लोग यहाँ पे सेक्शन 8 क्लॉज 1 को समझना, सेक्शन 8 क्लॉज 3 को समझना। बहुत खास चीज़ है बच्चे, बहुत ही खास चीज़ है, और यूपीएससी में कई बार प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि मैं बात करूं सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का बात करूं, तो इसमें यह लिखा गया कि यदि मान लो कि कोई भी ऑफेंस, जैसे एग्जांपल नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट का हो, कोई भी ऑफेंस जो कि तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से संबंधित हो, कोई भी ऑफेंस जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से संबंधित हो, कोई भी ऑफेंस जो टेररिज्म से संबंधित हो, यदि ऐसे ऑफेंसेस में कोई दोषी पाया गया और उसके ऊपर मान लो कि फाइन ही हुआ केवल, या फिर केवल इम्प्रिजमेंट 1 डे हुआ, ठीक है, यदि फाइन हुआ, मान लो फाइन होकर छोड़ दिया गया उसको, या फिर उसके ऊपर 1 दिन का ही मान लो कि जेल हुआ, तो उसके बावजूद भी 1 डे प्लस फाइन अब प्लस 6 ईयर तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। बट सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या है, उसमें ये कहा गया है कि यदि मान लो ये सब चीज़ को छोड़ के, यानी कि नारकोटिक, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट इसको छोड़ के, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट इसको छोड़ के, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इसको छोड़ के, या टेररिज्म का जो एक्ट है उसको छोड़ के, यदि बाकी कोई केसेस में दोषी पाया गया और उसको सजा हुआ 2 साल से अधिक, 2 साल या 2 साल से अधिक, तब जाके वो इम्प्रिजन पीरियड प्लस 6 ईयर तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दैट इज अ बिग डिफरेंस। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है।
बात समझ गए ना। तो सेक्शन यानी कि कोई भी आदमी जो लॉ मेकर है या लॉ मेकर बनना चाहता है, वो कोई भी आदमी सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंदर फंसना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसके अंदर फंस गया तो भले ही फाइन लगा, मैं वो 6 साल तक के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। और सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या है, उसमें क्या है कि कम से कम आपको 6 साल इलेक्शन यदि आप नहीं लड़ पाओगे तो उसके लिए आपको कम से कम कारावास 2 साल का होना चाहिए। यदि मान लो कि इम्प्रिजन टर्म 2 ईयर्स हुआ तो 2 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। यदि मान लो कि 3 ईयर्स के लिए इम्प्रिजमेंट डेट हुआ, सेक्शन क्लॉज 8.3 में बोल रहा हूँ, तो 3 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स नहीं लड़ सकते। और लेट से सेक्शन 8 क्लॉज 1 के अंतर्गत 4 साल कारावास हुआ तो 4 ईयर्स प्लस 6 ईयर्स आप नहीं लड़ सकते हो। यदि मान लो सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत मान लो फाइन हुआ तो फाइन प्लस 6 ईयर्स तक नहीं लड़ सकते हो। यदि मान लो 1 दिन सजा हुआ तो 1 दिन प्लस 6 ईयर तक आप नहीं लड़ सकते हो। तो डेडली है सेक्शन 8 क्लॉज 1, उसमें मिनिमम टर्म कुछ नहीं है, उसमें फाइन भी हुआ तो आप गए 6 साल तक के लिए। आज सेक्शन 8 क्लॉज 3 में क्या है कि कम से कम आपको 6 साल आपको जो डिवाइड किया जाएगा उसके लिए 2 साल का कम से कम कारावास होना चाहिए, जेल होना चाहिए। आया समझ में बच्चे लोग? तो देखो कितना सुंदर सब जो लिखा गया है सब बता दिए हम। नीचे देख लो कि इस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शन 8 क्लॉज 1 में, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि एक सिंगल डे भी जेल हुआ तो सिंगल डे प्लस 6 ईयर्स तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हो। तो इसलिए हमें याद होना चाहिए कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 कौन से एक्ट के तहत लगता है। तो कौन सा नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और तुम्हारा टेररिज्म से रिलेटेड भी एक्ट होगा। आगे देखो, देखो खास बात है सेक्शन 8 क्लॉज 1, इसमें बोला गया कि शैल बी डिस्क्वालीफाइड द डेट ऑफ कन्विक्शन, यानी कि जिस दिन हो गया वो, जिस दिन वो कन्विक्टेड हो गया ऑटोमेटिकली उसका कुर्सी चला जाएगा। लेजिस्लेचर का ऑटोमेटिकली तुम्हारा क्या है, कुर्सी चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा वो। जैसे यानी कि उसके लिए अलग चीज़ नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि जैसे ही हो गया ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। यदि मान लो कि 2 साल या 2 साल से अधिक केस हुआ किसी को सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंतर्गत, तो ऑटोमेटिकली उसका सीट चला जाएगा, वैकेट हो जाएगा। अच्छा मत देखो, एक चीज़ तो है, एक ग्रेव इश्यूज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो मगर इलेक्शन कमीशन इंडिया के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर भी है बच्चे लोग, अब जान के चौंक जाओगे ये चीज़। उसके पास सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी है। इसके तहत क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिमूव कर सकता है, उसको छोटा भी कर सकता है उसका पीरियड। जैसे मान लो किसी को 3 साल जेल हो गया, सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंतर्गत किसी को 3 साल जेल हो गया तो उसको रिड्यूस कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यानी कि ये जो सेक्शन 11 है कहीं ना कहीं अनबिडल पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी का जो नंबर ऑफ डेज है, कन्विक्टेड डेज है, उसको कम कर सकता है वो। यानी कि एक कन्विक्टेड पर्सन का जो पीरियड है उसको कम कर सकता है। एग्जाम्पल देखो, बेस्ट एग्जाम्पल देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पावर को यूज़ किया है रिसेंटली सितंबर 2019 में। इन्होंने क्या किया देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेम सिंह तामंग, हाँ PS गोले ही है, इनको 6 साल का कारावास हुआ था, 6 ईयर्स का कारावास हुआ था, उसको रिड्यूस करके 13 मंथ कर दिया। समझ, ये प्रेम सिंह तमाम और कोई नहीं, अभी का सिक्किम का CM है ये, समझ गए। तो इनको 6 साल के लिए कारावास हो गया। अब इनको 6 साल कारावास का मतलब समझते हो ना, 6 साल प्लस 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। मैं क्या हुआ, उसको रिड्यूस करके 13 मंथ कर दिया, और 13 मंथ के बाद फिर से ये बाई इलेक्शन लड़े, जीत गए, फिर CM बन गए। ये स्थिति हो गया। तो देखो गलत यूज़ हुआ कि नहीं हुआ। जब इनको 6 साल तक के लिए सज़ा दे दिया गया, 6 ईयर्स तक के लिए सज़ा दे दिया गया था, तो फिर 13 मंथ रिड्यूस कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया। 13 मंथ का मतलब क्या था, 1 साल और 1 महीना। तो 1 साल और 1 महीना से यदि आप कन्विक्टेड हो अंडर सेक्शन 8 क्लॉज 3 तो कोई बात नहीं, अपना आप 13 मंथ का सजा झेल लो, उसके बाद आके बाई इलेक्शन लड़ लो, हो जाएगा। और यदि वही चीज़ 2 साल से ऊपर रहता तो 2 साल प्लस 6 ईयर्स तक इलेक्शन नहीं लड़ पाते, इनका पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाता। उसमें भी कमी ला सकता है सर, अगर 6 साल का बार कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन उसको भी तो 6 साल से कम कर ही सकता है। हाँ, उसके लिए लॉ लाना पड़ेगा आपको। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं कह सकते 2 ईयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकती है, वो एज इट इज सेम है। और यदि कोई भी 2 ईयर्स तक
हुआ जिसका जेल, तो वो गया 6 साल तक के लिए। मगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सेक्शन 11 के अंतर्गत ये कर रही है, किसी को 2 साल का कारावास हो रहा तो उसको कन्वर्ट करके 1 साल कर दे रही है। वो जैसे कि बार 6 साल के लिए कर रहा है तो 6 साल तक हटा नहीं सकता। नहीं, वो नहीं घटा सकता, वो लॉ का अंदर है, लॉ का चीज़ कुछ नहीं कर सकता है। वो किसी कन्विक्शन हुआ है उसको चेंज कर रहा है। लॉ में जो दिया गया है 6 साल 2 साल, उसको चेंज नहीं कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसको चेंज करना मतलब डायरेक्ट पार्लियामेंट के साथ लड़ना हुआ, वो कैसे कर सकता है? आया समझ में ना? तो देखो, यानी कि ये जो कि बहुत कम बात किया जाता है ये क्लॉज के बारे में। सेक्शन 11 क्लॉज कितना खतरनाक है ये। सेक्शन 11 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कितना अनबिडल पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, समझ गए? इसको भी चेंज करने की जरूरत है। जैसे लिली थॉमस को 2013 में जब सेक्शन 8 क्लॉज 4 को नल एंड वॉइड किया गया, तो जरूरी है अभी के टाइम में कि ये सेक्शन 11 को भी नल एंड वॉइड किया जाए। एक्सपर्ट सब सवाल उठा रहे हैं इस पे। जैसे लिली थॉमस केस देखो बच्चे लोग, लिली थॉमस केस में हुआ था ना 2013 में, इसमें क्या था कि जो सेक्शन 8 क्लॉज 4 भी था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसमें यह था कि मान लो कि जो सीटिंग एमपीज हैं, कोई सीटिंग एमपी यानी कि पहले से वो क्या है एमपीज है या पहले से वो एमएलए है, यदि उसके ऊपर दोषी हुआ, सेक्शन 8 क्लॉज 3 उसके ऊपर लगा, यानी कि उसको 2 साल से अधिक कारावास हो गया, लेट्स से, है ना, उसके ऊपर 2 साल से अधिक कारावास हो गया या 2 साल तक कारावास हो गया, तो वो बच सकता है अपील करके, कोर्ट में अपील करके। मगर ये फेमस जो केस है लिली थॉमस केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सिटिंग एमपी भी और जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है कॉन्टेस्टिंग मेंबर भी, दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए लिली थॉमस केस में ये सेक्शन 8 क्लॉज 4 को नल एंड वॉइड कर दिया गया। तो सवाल यही उठ रहा है कि जब आपने सेक्शन 8 क्लॉज 4 को नल एंड वॉइड कर दिया, तो जो सेक्शन 11 जो है रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, जिसके द्वारा अनबिडल पावर दिया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो उसको नल एंड वॉइड क्यों नहीं किया गया? बात समझ में आ गया ना? देखो यहाँ पे तो अदर लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट का और भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, जैसे एडीआर केस 2002, इसमें देखो यही केस है जी। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा वो अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड को डिस्क्लोज करे, क्रिमिनल रिकॉर्ड को सार्वजनिक करे। और उसके बाद देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार केस 2013 में। यहाँ पे देखो पटना हाईकोर्ट ने बहुत ही इनोवेटिव फैसला सुनाया था और उसका प्रशंसा भी हुआ बाद में सुप्रीम कोर्ट में। पटना हाईकोर्ट ने कहा, देखो पटना हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को बहुत ही क्रिएटिव इंटरप्रेट किया था। कैसे इंटरप्रेट किया? देखो जैसे अभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये है, बच्चे लोग सुनना, बहुत गहराई सुनना, इसमें यह कि जो जेल में है, जो अंडर ट्रायल है, जो जेल में, अच्छा जेल में जो पड़ा हुआ है, 2 केस में, एक तो अंडर ट्रायल हो सकता है या फिर कन्विक्टेड हो सकता है, दोनों ही केस हो सकता है ना। अंडर ट्रायल का मतलब क्या, उसका बाड़ी ही नहीं आया अभी तक, वो भी जेल में सर रहा है। कन्विक्टेड मतलब क्या, कि जिसका तय हो चुका है कि उसने कुछ क्राइम किया है। तो जो जेल में है वो इलेक्टर नहीं हो सकता, यानी कि वो वोटर नहीं हो सकता है, और वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। सिंपल बात है, वोटर नहीं है, इलेक्टर नहीं, मतलब वो वोट नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, यही लॉजिक को यूज़ करके पटना हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब इलेक्टर वोट नहीं दे सकते हैं और जो आदमी जेल में है, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकता है फिर? क्योंकि आपको इलेक्शन लड़ने के लिए पहले आपको वोटर बनना होगा। हाँ, इलेक्शन लड़ने से पहले वोटर बनना पड़ेगा ना। तो ये बहुत ही क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन है पटना हाई कोर्ट का। तो इसमें बोला वन ऑफ द क्वालिफिकेशन बोला गया कि यदि आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको इलेक्टर बनना होगा। सेक्शन 62 क्लॉज 5 में ये लिखा गया है कि जो पर्सन जेल में है वो वोट ही नहीं दे सकता है। तो कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इस चीज़ को कि जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स है तो वो भी तो इलेक्टर्स नहीं हो सकते। जब इलेक्टर नहीं हो सकते वो, तो फिर इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? एक लैंडमार्क जजमेंट। आप देखो पार्लियामेंट क्या किया, पार्लियामेंट ने इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया। पार्लियामेंट आया, लॉ बना दिया 2013 में, एक्ट अमेंड कर दिया और बोला कि नहीं जी, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स है वो इलेक्शन लड़ सकता है। व्हाट इज दिस? तो इतना अच्छा जजमेंट पटना हाई कोर्ट का, इतना सुंदर इंटरप्रिटेशन, उसके बावजूद भी पार्लियामेंट ने इस चीज़ को क्या रिवर्स कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, अंडर ट्रायल वाले लोग सब जो पड़े हुए हैं जेल में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वहाँ वोटर नहीं हो सकते। व्हाट इज दिस? हाँ, और जानते हो कि प्रेजेंट सिचुएशन में दिखता भी है चीज़। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 चीज़ हमें फोकस करना चाहिए। अब देखो एडिटोरियल का नाम किस तरह से स्टार्ट हुआ था? क्या कंप्लीट बैन होना चाहिए? क्योंकि यही पिटीशन सुन रहे थे, मगर कंप्लीट बैन करना गलत हो जाएगा। क्यों बोलो?
जानते हो कि ये दौर इलेक्शन में क्या होता है कि आरोप प्रत्यारोप का होता है, समझे ना। जो पावर में है सरकार जो है वो कभी भी किसी को भी जेल में डाल सकती है। मैं अभी का सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी मशीनरी, स्टेट मशीनरी बहुत पावरफुल चीज़ है। तो किसी के, मान लो कि किसी ने क्राइम नहीं किया, उसके ऊपर भी जेल टर्म हो गया, यदि वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो गलत बात ना है। मगर चलो, मगर किसी ने सीरियस क्राइम किया हो, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, है ना, इस तरह का कोई काम किया हो, तो उसके ऊपर तो आजीवन बैन होना चाहिए। तो हमें दो चीज़ में सेपरेट करना चाहिए। एक देखना चाहिए हमें कि ये केसेस किस टाइप का है। यदि केसेस हीनियस नहीं है, यदि ग्रेव वाला केसेस नहीं है, तो ठीक है, अभी जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, 2 + 6 ईयर्स वाला, यानी कि इम्प्रिजमेंट टर्म + 6 ईयर्स, वो सही है उसके लिए। मगर यदि कोई हीनियस क्राइम में पाया गया और कन्विक्टेड भी है, तो उसके लिए लाइफ टाइम बैन कर दूँ। समझ गए ना। तो देर में भी वही लिखा गया, देखो, देर में भी कन्विक्शन, ऐसा कन्विक्शन हो सकता है जहाँ पे मोरल टर्बिडिटी इन्वॉल्व ना हो, मतलब उसने ग्रेवियस क्राइम को किया ही नहीं, तो उसको परमानेंट डिस्क्वालीफाई करना वो इनअप्रोप्रिएट होगा, वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, यानी कि उतना डिजर्व नहीं करता था कि उतना आपने पूरा लाइफ भर उसको बैन कर दिया। वो 1 साल तक के लिए जेल काट लिया, फिर आ गया, क्योंकि और दूसरी बात है कि सरकार का भी होता है, स्टेट का अपना भी इन्वॉल्वमेंट होता है किसी को जेल में डालने का। इंदिरा गांधी के टाइम में कितना कुछ हुआ है। दूसरा देखो, वही बोला है, यदि हीनियस क्राइम हो और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हो, है ना, साइकोटिक सब्सटेंस के अंदर हो, तो इसमें तो लाइफ बैन कर देना चाहिए, इलेक्शन लड़ने का चांस ही नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो अनबिडल पावर दिया गया सेक्शन 11, इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, ये चेंज करने की जरूरत है। द पावर वेस्टेड विद इलेक्शन कमीशन फॉर रिड्यूसिंग और रिमूविंग द पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कन्विक्टेड पर्सन शुड बी रिव्यूड बाय द कोर्ट फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो कोर्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए, कोर्ट को देखना चाहिए। जैसे लिली थॉमस केस में क्या हुआ, सेक्शन 8 क्लॉज 4 को खत्म कर दिया गया ना, तो सेक्शन 11 को भी सुप्रीम कोर्ट ठीक से देखे और देखे क्या ये पावर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया क्या उचित है या उचित नहीं है। समझ गया ना। दैट्स इट, कंप्लीटेड।